नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी के एपिसोड में यूपीएससी 2023 का जो एग्जाम अभी हुआ है 28 मई को, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन देखा होगा या उत्तर कुंजी मतलब आंसर की आप लोगों ने देखा होगा, बट वहां पे कई जगह आप लोगों को कुछ आंसर कीज में वेरिएशंस दिखे होंगे, कुछ सॉल्यूशंस गलत दिखा होगा, तो वहां पे आपको डाउट हो गया होगा कि कौन सा मेरा उत्तर सही होगा या कौन सा सॉल्यूशन सही है। तो आज हम आपको यहाँ पे कम से कम 3 पार्ट में सॉल्यूशन को कराएंगे, क्योंकि आप आराम आराम से सीखें। 3 पार्ट में कराएंगे। लगभग 54 से 55 क्वेश्चंस पूछे गए 2023 में मैथ्स और रीजनिंग से। फिलहाल हम मैथ्स और रीजनिंग पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही कर ले तो आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा पिछले साल से लेंदी था और कुछ ट्रिकी भी था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और क्वेश्चंस का पैटर्न पता हो ना, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको और पहाड़ जैसा लगे, ऐसा नहीं है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और सारे आंसर आपको सही बताया जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आप अपने उत्तर को मिलाने में या अपने उत्तर को आप देख सके कि आपने कौन सा सही किया है या कौन सा आपका गलत हो गया है, और अगर गलत हो गया है तो क्यों हो गया है और उसको आगे सही करना है। तो हम लोग जो 53-54 क्वेश्चन है उसको हम लोग 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे और हम उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। उसमें शॉर्ट ट्रिक भी होगा कुछ और कुछ कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वही टॉपिक है यूपीएससी 2023 जो अभी 28 मई को एग्जाम हुआ है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। 3 पार्ट में करेंगे। आज का ये पहला पार्ट है। 2 पार्ट और हम जल्द लाने का प्रयास करेंगे। सीसेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग इससे भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए 54 से 55 क्वेश्चन। बाकी आपके पैसेज से हैं तो हम लोग उस पर बाद में देख लेंगे। इसी तरह हम बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आपको करा दें, जिससे बहुत लेंदी भी ना लगे। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही है, p प्लस सी बटे p माइनस सी क्या सम हो सकता है? 2p प्लस सी विषम हो सकता है? pc विषम हो सकता है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या सारा सही है। देखिए, अब आप इसमें कहें एक चीज, देखिए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटीज, मतलब आप किसी भी एक कंडीशन में इसको प्रूव कर दीजिए। चाहे दूसरे कंडीशन में वो विषम हो जाए, चाहे दूसरे कंडीशन में ये सम हो जाए या ये कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हो सकता है का मतलब है कि किसी एक में भी आप सेटिस्फाई करा दीजिए कि यहाँ पे ये सम हो और यहाँ विषम हो और यहाँ विषम हो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पी हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो खुद और एक से भाग लगे, वो तो हमारा अभाज्य है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा किसी एक संख्या से और भाग लग जाए। तो मान लेते कि p अगर मेरा अभाज्य संख्या है, तो ऐसे ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं p को। और कौन है c? दूसरी संख्या है मेरा c को हम ले लेते हैं 4, 6, 8, है ना, 9, ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जो हमारा भाज्य हो। अब किसी पे भी आप इसको प्रूफ कराइए सम। तो सम प्रूफ कराने के लिए क्या है ना कि आप p प्लस सी ऐसा कर लेते हैं, 2 प्लस 4 ले लें और बटे p माइनस सी। तो p माइनस सी हो जाएगा 2 माइनस 4, तो थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा ले लेते हैं कि थोड़ा आपका निगेटिव ना हो। तो हम इसको ले लेते हैं, सम करना है ना आपको, तो 13 और ले लेते हैं आपका प्लस 9। 13 माइनस 9 ले लीजिए, 13 प्लस 9 ले लीजिए, है ना। एक पी से ले लिए, एक सी से ले लिए, और 13 माइनस 9 ले लीजिए। तो 13 9 22 और यह 13 माइनस 9 4। तो यहां पे कट तो नहीं रहा, तो हम ऐसा कोई संख्या ढूंढते हैं जो कट जाए। तो हम क्या ले लें जो कट जाए? और आप देखिए यहाँ पे 13 के बाद आप 17 भी ले सकते हैं ना, 17 ले लेते हैं। तो 17 और 9 जोड़ दीजिए, 26। तो इसको आपको सम प्रूफ करना है p प्लस सी।
तो P प्लस C करने के लिए हम कोई ऐसी दो संख्या लें जो कि कट जाए। हाँ, ये ले लीजिए, 11 प्लस 9 ले लीजिए, ठीक है, और 11 माइनस 9 ले लीजिए, तो 20/2 हो गया 10। तो यहां पे हम सम तो प्रूफ कर दिए। क्लियर? थोड़ा सा ढूंढने में समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 प्लस 9 20 और 11 माइनस 9 2, तो 20/2 10 हो गया। तो सम तो हो गया, मतलब पहला तो सही है। अब एक 2 प्लस सी, 2p प्लस सी। अब 2p प्लस सी को आपको विषम प्रूफ करना है, तो आप कुछ भी ले लीजिए। 2p प्लस सी को विषम करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, 2 गुना 11, क्लियर, अब प्लस 9, तो 11 गुना 2 22, अब प्लस 9 31 हो गया। इस दोनों संख्या से हमने फिर से वही 11 9 ही लिया, ठीक है ना, जो लिया था वही ले लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 31 हमारा यहाँ पे विषम है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब है पीसी, पीसी हमारा विषम हो सकता है क्या? तो चलिए हम फिर से 11 9 लेते हैं, जो एक संख्या ले रहे थे वही लेते चलते हैं। तो 11 गुना 9 99, तो यहां भी विषम हो गया। तो जब हो सकता है, मतलब एक भी पॉसिबिलिटीज आपने दिखा दिया ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि तीनों हमारा सही है, कि हम एक भी स्टेटमेंट को, मतलब एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिए। तो हम यहां पे लिख देते, पी आपने 11 लिया था और सी आपने 9 लिया था, ठीक है, अब आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसी 3 अंकों की संख्या एबीसी, एबीसी 3 अंकों की संख्या है, मतलब ए बी और सी एक अलग अलग डिजिट है, को डी से गुना करने पर गुणनफल आपका आता है 37 डी डी, मतलब डी डी का मतलब वहां पे दो संख्या रिपीट हो रहा है एक जैसा, जहां ए बी सी और डी भिन्न शून्येतर अंक है, मतलब जीरो नहीं है उसमें, नॉन जीरो डिजिट है। तो ए बी सी का मतलब सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? देखिए आंकड़े अपर्याप्त तो नहीं हो सकता है, आप इसको पहले ही हटा दें। उसके बाद अगर हम सोचें जरा कि ए बी सी को गुना करना है डी से, देखिए बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है यहां पे आएगा 37 और डी डी, तो ये दोनों संख्या आपका सेम होना चाहिए, यही है ना? क्लियर? एबीसी को डी से गुना कर रहे हैं, तो आप ऐसी संख्या सोचिए कि यहां पे और यहां पे रखने के बाद फिर यहां ये दोनों संख्या सेम हो जाए। तो देखिए अगर आप ऐसे सोचिए, मतलब अगर हम डी का मान 1 2 3 से लेके 9 तक तो रख सकते हैं ना, क्योंकि मेरे पास नॉन जीरो डिजिट 1 से 9 है, यही होता है ना। लेकिन अगर हम यहां पे 1 रख लें, सपोज कर लेते हैं डी का मान अगर 1 रख लें, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अगर ए का 9 भी रखेंगे ना आप, तो 9 गुना 1 9 होगा, और ये 3799, तो 3700 से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब यहां 3 तो नहीं आ सकता, मतलब एक तो आप किसी कीमत पे भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 9 या 27 ही हो रहा है, अभी भी कम पड़ रहा है, 37 तक जाना है। तो एक ही संभावना है कि यहाँ पे हम 4 लेके चलें क्या? ठीक है, हिट एंड ट्रायल क्या होता है ना, हमेशा स्टार्ट से कीजिएगा, क्या पता 1 पे मिल जाता, क्या पता 2 पे मिल जाता, क्या पता 3 पे मिल जाता, कम से कम पीछे से करने से अच्छा है कि हम आगे से करें। मान लेते हैं 8 पे भी मिलेगा तो क्या फर्क पड़ना, अब यूपीएससी दे ही रहा है इतना लेंदी सवाल, तो देखिए इसका कोई अल्टरनेट और कोई ट्रिक नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल सबसे अच्छा तरीका है, आप हिट एंड ट्रायल से जितना जल्दी कर सकते हैं। तो तरीका है कि डी का मान आप सोच लीजिए क्या क्या रख सकते हैं, 3 तक तो आप नहीं रखें, अगर हम डी का मान 4 रख लें, तो ए बी सी और डी का मान आपने यहाँ पे 4 रखा, क्लियर, तो आपका यहाँ पे 37 और यहाँ पे 4, मतलब 4 4 हो जाएगा, डी का मान आपने 4 रखा ना। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 37 44 को 4 से भाग करने पर एबीसी का मान आ जाएगा, ये तो होता है, या तो इसको इससे गुना किए तो ये आया, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एबीसी का मान आएगा, क्लियर ना, यही होता है ना। मान लेते हैं 10 गुना 5 अगर 50 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 50 डिवाइडेड बाय 5 तो 10 होगा ना, क्लियर है ना, इतना तो सबको आता होगा। तो हम 37 44 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 37 44 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा देखिए, और ये 4 से भाग लग भी जाएगा, ये भी तय बात है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो 9 चौके 36 1, उसके बाद आपका यहाँ पे सॉरी 4 9 36 1, 4 तिया 12, ठीक है, और 2 4 6 के 24, मतलब 936 होगा। तो 936 गुना 4 जाहिर सी बात है 3744 हो गया। अब आपसे पूछा गया है एबीसी का सम, तो 9 3 12 और 6 18, तो बहुत आसान तरीके से आप इसका उत्तर निकाल लीजिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 18 होगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो हीट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट तरीका है। तो आपको बस यहां पे अगर थोड़ा सा बस क्लू मिल जाता है कि यहाँ पे 4 रखे, तो बस इसको डिवाइड करके एबीसी का मान ले आते हैं,
मतलब ऊपर क्या होता है उसी को सम करना था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर हो गया डी। बहुत लोग बहुत डिफिकल्ट तरीके से बताएं, फिर ए को सोच रहे हैं, बी के बारे में सोच रहे हैं, सी के बारे में सोच रहे हैं, डी के बारे में सोच रहे हैं। कितना सोचेंगे? एक संख्या को सोचने से मेरा काम बन गया। देखिए ना, एक संख्या को सोच के आपने उत्तर निकाल लिया। बहुत लोग ए को पहले ए रख रहे होंगे, फिर डी रख रहे होंगे, फिर बी और सी से, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सबके लिए हिट एंड ट्रायल सोचेंगे कितना डिफिकल्ट होगा, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए कितना स्टेप हो जाएगा। तो हम एक संख्या डी को पकड़े और उत्तर निकाल लिए। अब देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड के मानों को किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है और ये 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य होगा। मतलब एक्स वाई जेड ऐसा संख्या आप देखे होंगे। मतलब सपोज कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 ऐसी संख्या हो, 4 5 6 4 5 6 ऐसी संख्या हो, तो ये पूछा जा रहा है कि किससे भाज्य होगा। 7 और 11 से, 11 और 13 से, 7 11 13 से, 7 11 और 13 से। देखिए, पहला तरीका तो बेसिक ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप सबसे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या है, 7 11 और 13 है, तीनों से भाग करके चेक कीजिए, क्या ये संख्या 7 से भाग है, क्या ये संख्या 11 से, क्या ये संख्या 13 से। अगर तीनों से हो गया तो मेरा उत्तर सही है ये। अगर मान लेते हैं कि किसी एक से इसमें नहीं हुआ तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा ना निकालना, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपने तीनों को चेक कर लिया और ये नहीं मिला, आपको किसी एक से छूट गया, मान लेते केवल 7 तो नहीं होगा और केवल 11 भी नहीं है ऑप्शन में, या केवल 13 भी नहीं है, 2 संख्या तो होगा। मान लेते कोई एक ही मिस होगा, अदरवाइज तीनों होगा, यही होगा ना। लेकिन हम कहते हैं फिर भी ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि फिर फायदा क्या है ट्रिक का, कुछ तो होगा ट्रिक तो। हाँ देखिए, जब भी ऐसा रिपीटेशन हो ना 3 डिजिट का बार बार लगातार, तो वो संख्या ना 1001 से गुना होता है वो संख्या। एक्स वाई जेड मान लीजिए, आप कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 1 2 3 मतलब लगातार संख्या अगर मान लेते जो भी हो, अगर उसको 1001 से गुना करेंगे ना तो वो रिपीटेड हो जाएगा। आप गुना करके चेक कर ले, मतलब 1001 को आप 1 2 3 से गुना करेंगे ना तो आपका उत्तर 1 2 3 1 2 3 ही आएगा, या 4 5 6 से कर ले, 7 8 9 से कर ले, एज योर विश। लेकिन कुछ ना कुछ इसका कॉमन फैक्टर सब में क्या होगा, 1001। और 1001 का जो अगर हम लोग इसको फैक्टर करते हैं गुणनखंड, तो इसको क्या करेंगे, 7 गुना 11 गुना 13, मतलब ये इसका फैक्टर होगा। 7 गुना 11 गुना 13 ही इसका फैक्टर होगा। गुना करके देख लीजिए, 13 सत्ते 91 और 91 गुना 11 करेंगे, 11 के 11 1 11 11 नमा 99 100, 1001 हो गया ना। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 7 11 और 13 से ये भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है आपका 1001 है, तो 7 से भी भाग लग जाएगा। 1001 को आप 7 से भी भाग कर सकते हैं, 1001 को आप 11 से भी भाग कर सकते हैं और 1001 को आप 13 से भी भाग कर सकते हैं। तो बहुत साधारण सा ट्रिक था। अब अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए रिपीटेशन वाला, 3 संख्या अगर रिपीट हो रहा हो, तो आप आंख कान बंद करके याद रख लेना, वो संख्या हमेशा 7 11 13 से ही भाग लगेगा, क्योंकि उसके गुणनखंड में, मतलब उसके गुना में 1001 रहता है छुपा हुआ, और 1001 हमेशा 7 11 और 13 तीनों से भाग लगता है अलग अलग। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग से है, और ये क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन है। हालांकि ये क्यूब से है, क्यूब एंड डाइस एक ही चैप्टर होता है। 125 आपके पास सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, तो कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। मतलब अगर क्वेश्चंस को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि 125 घन है आपके पास छोटे छोटे टुकड़े में, उसको ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि वो पहले तो रखा जाए। व्यवस्थित करने का मतलब है कि ऐसे रख दो कि वो एक घन ही बने दोबारा से। पहले तो व्यवस्थित करना डिफिकल्ट टास्क, उसके बाद अब क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि अब उन घनों की संख्या बताइए जो कहीं ना कहीं दूसरे घन से सटा हुआ हो, सिंगल में ना हो, मतलब एक तरफ सटा हुआ दूसरे तरफ ना हो, ऐसा वाला नहीं ढूंढना, चारों तरफ से वो एक दूसरे से सटा हुआ हो। तो देखिए 125 घन को अगर आप मान लेते हैं कि छोटा छोटा यही घन है आपके पास, अगर मान लेते हैं ये आपका 125 घन है और ये एक दूसरे से चिपक के रखा जा रहा है, तो आप ना उसको 5 गुना 5 गुना 5 के फॉर्मेट में ही रख पाएंगे। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको क्यूब रूट निकाल के चेक कर लें। क्लियर, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 216 घन है, उसको रखना है एक दूसरे से ऐसे सटा के कि वो क्यूब बना दे, तो आप उसको फिर से क्यूब रूट निकाल लीजिए।
तो 6 गुना 6 गुना 6 216 होता है। तो इसका साधारण सा था क्या कि आप 125 का क्यूब रूट निकाले, तो 5 हो गया। क्लियर। अब देखिए कुल मिला के क्वेश्चंस आपसे पहले ये पूछा जाता था कि एक ऐसे घनों की संख्या बताइए जो बीच में हो, मतलब वो किसी ना किसी घन से सटा हुआ हो। कुल मिला के यही क्वेश्चन है। यहाँ पे पार्स वर्ड यूज कर दिया है। पार्स वर्ड का मतलब ये है कि एक दूसरे से सटा हुआ हो, मतलब चारों तरफ से वो चिपका हुआ। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। या तो आप इसको याद रख लीजिए। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है क्योंकि 5 मेरा क्यूब है, और -2 गुना क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो इसका उत्तर हो तो गया 27। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे पता ये, तो देखिए मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए, थोड़ा अब हम बड़ा बना लेते हैं क्यूब को, मान लेते हैं यही क्यूब है। तो अब 5 टुकड़ा में इसको बांटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर। तो इसको कम करना है, 5 करिए इसको, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। इधर भी 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसको भी हम करेंगे 1 2 3 4 5, और इसको भी 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब देखिए आपको बताना वो घन है जो चारों तरफ से घिरा हो, तो वो घन कौन सा। देखिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो हम काट रहे हैं वो नहीं होगा। क्लियर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब कौन सा होगा, बीच वाला होगा। मतलब 3 जो क्यूब है ना, ऊपर जो 3 टुकड़ा है, तो 3 3 3, मतलब 3 3 और 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है 27। तो हम इससे भी समझ गए कि 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है। मतलब दो, देखिए इधर भी क्या हो गया, एक टुकड़ा इधर कटा, एक टुकड़ा इधर कटा, तो 3 ही बचा ना। तो इसमें भी एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर कटा, तो 3, और इधर भी 3, और 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है, तो 27 होता है। तो मेरा सही जवाब क्या होगा 27। तो आप ऐसे भी समझिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखिए हमेशा कि अगर बीच का घन निकालना हो जो एक दूसरे से सटा हुआ हो, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n-2 का पावर 3। आप इसको याद रखने की कोशिश करें, और वो ज्यादा आसान है, इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। एग्जाम में कितना बनाएंगे आप क्यूब, तो बस सीधा सा है कि जो भी इसका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा उसका क्यूब रूट करना है, उसमें 2 घटा के आपको फिर से क्यूब निकाल देना है ना। तो आंसर मेरा 27 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। आपको चैप्टर इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन किससे पूछ लिया यूपीएससी। संख्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, रिपीटेशन वाला है संख्या। इसके अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कि इस प्रकार कि विषम अंक जो है ना विषम स्थान पे हो और सम अंक सम स्थान पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या अभी लिख दिया है 11 22 33 और 44। 8 अंकों की संख्या बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये रहा 8 अंकों की संख्या। अब इसमें इसको व्यवस्थित करना है। देखिए ये मेरा है ऑड प्लेस, ये ऑड ऑड ऑड, इवन 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 और इवन, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, ये याद रखिएगा। अब ऑड के जगह ऑड संख्या को रखना है और इवन के जगह इवन डिजिट को रखना है, यही करना है। ये देखिए मेरा ऑड डिजिट है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। मतलब यहां पे इवन डिजिट मेरा कितना है 4, और ऑड डिजिट मेरा कितना है 4। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहां पे रखना शुरू करें, यहां पे रखें, तो 4 तरीके से ऑड यहां रख सकते हैं, 4 तरीके, मतलब 4 तरीके से ऑड रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 तरीके से तो आप ऑड को रख सकते हैं, और 4 तरीके से आप इवन को भी रख सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा, परमुटेशन लग रहा है ना, तो 4 तरीके से रख लिए। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे 4 तरीका, फिर यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 2 तरीका, यहाँ पे 1 तरीका। अगर आप इसको समझ जाए 4 फैक्टोरियल तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भी कर सकते हैं। तो वही बात है ना, 4 फैक्टोरियल को तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो लिखते ही हैं, तो हम 4 फैक्टोरियल ही लिखते हैं। लेकिन अभी उत्तर गलत हो जाएगा। अब मेरे पास दिक्कत क्या हो गया ना कि 1 जो है मेरा, ये भी 2 बार है, 2 मेरा 2 बार है, 3 मेरा 2 बार है, और 4 भी मेरा 2 बार है। क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा एक, ये कौन सा एक है, ये कौन सा एक, दोनों तो एक है। 2 भी एक जैसा लग रहा है, 3 भी एक जैसा लग रहा है, 4 भी एक जैसा लग रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2 बार ऑड भी है और 2 बार इवन भी है, मतलब एक एक जैसा।
तो हम इसको भाग कर देते हैं 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल से। आप पूछेंगे 2 फैक्टोरियल से क्यों भाग किए? इसलिए किया जाता है क्योंकि आप उस एक एक को भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें दिख नहीं रहा ना कि कौन सा एक है और कौन सा दूसरा एक है। तो आप उस एक को भी 2 तरीके से, उस 2 को भी 2 तरीके से, उस 3 को भी 2 तरीके से और उस 4 को भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये मेरा 6 आता है, हालांकि हम आपको करके दिखाएंगे। 4 गुना 3 गुना 2, अब बटे यहाँ पे 2 गुना 2 4 होता है, तो 4 4 कट गया, तो ये होता है 6 और ये भी हो जाएगा 6। मतलब 36 तरीके से आप 8 अंकों की संख्या बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 को आप 8 अंकों की संख्या बनाना है और इवन प्लेस पे इवन हो, ऑड प्लेस पे ऑड हो, तब आप नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सारे अंक अलग अलग हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 2 अंक एक जैसे थे, फिर 2 अंक एक जैसे थे, इसलिए मजबूरी में मुझे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से भाग करना पड़ा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये है टाइम एंड वर्क से। ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा इस बार घुमा के पूछ लिया है क्वेश्चन को। ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला A सोमवार को काम करना प्रारंभ करता है, B मंगलवार को, C बुधवार को काम करता है, मतलब काम स्टार्ट होता है सोमवार से, A फिर से बृहस्पतिवार को आता है, काम करता है, और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। तो आपको कहना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कि यह काम बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएगा, दूसरा कि यह काम 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप बताइए कि कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले समझिए कि A करता है, B करता है और C करता है, 3 ही आदमी है। A करता है 8 में, B करता है 16 में, 8, B करता है 16 में और C करता है 12 दिन में काम समाप्त। अकेला अगर मान लेते हैं कि तीनों मिलके काम स्टार्ट कर दे करना, ऐसा सोच लेते हैं, तो कुल काम हम क्या होता है इसका एलसीएम सोच लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 48 मान लेते हैं, ले लें एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों संख्या से भाग लगे। मतलब A हर दिन 6 काम करेगा, 8 गुना 6 48, B हर दिन 3 काम करेगा और C हर दिन 4 काम कर रहा होगा, ऐसा सोच लेते हैं। काम कब से स्टार्ट हुआ, सोमवार से, मतलब मंडे से। क्लियर। और पूछा जा रहा है कि काम 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा क्या, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6, क्योंकि मंडे, फिर ट्यूसडे को काम हुआ और फिर वेडनेसडे को काम हुआ, मतलब 6, 3 और 4। मतलब अगर 3 दिन का काम जोड़ा जाए ना तो 6 3 9 4, 6 3 9 4 13 काम हो रहा है। क्लियर, 13 काम हुआ। तो फिर 3 दिन में 13 काम, फिर 3 दिन में 13 काम, तो हम कहेंगे कि 39 काम जो है ना मेरा कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। लेकिन अभी भी मेरे पास कितना काम बच रहा है, 9 काम, 9 काम और बच रहा है, क्योंकि 39 ही काम हुआ और 48 काम था, तो 9 काम बचा है। अब किसका टर्न आएगा, तो टर्न आ गया इसका, ए का, बी और सी। ए का टर्न आया तो 1 या फिर 6 काम, तो 6 काम समाप्त हुआ 10वें दिन में, तो अभी भी 45 ही काम हुआ है ना। तो कह सकते हैं कि 10 दिन में 45 काम हुआ है। तो फिर बी का टर्न आएगा ना तो वो काम खत्म हो जाएगा, मतलब 11 दिन में काम खत्म होगा, 10 दिन में नहीं होगा। 45 और फिर 3 जोड़ दीजिए तो 48, मतलब हम कहेंगे कि यहां पे काम खत्म होता बी पे। तो ये तो गलत हो गया कि काम 10 दिन में, काम 11 दिन में खत्म होगा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं अगर पहला गलत हो जाएगा तो वो ऑप्शन सही होगा, पहला सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिला के आपको क्या देखा गया कि 11 दिन में काम समाप्त हुआ, और इसी से आपका पता लग जाएगा 11 दिन में काम समाप्त हुआ। सोमवार से काम स्टार्ट हुआ है, तो आप ऐसे सोच लीजिए, सोमवार मंगल बुध है ना, बुधवार, फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो 6 है ना, 3 यहां पे हो जाएगा आपका बुधवार खत्म, फिर 3 मतलब 3 दिन क्या नाम होगा, फिर 3 दिन चलेगा काम, तो बुध के बाद गुरु शुक्र और शनिवार, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शनिवार। फिर उसके बाद 3 काम और, जो 3 दिन और चलेगा है ना। तो कुल मिला के कितना दिन चला है, पहले तो काम ये देख लीजिए, 11 दिन, तो 3 3 6 3 9 और यहाँ 2, तो शनिवार, फिर शनिवार से जोड़िए आप आगे, रविवार सोमवार और मंगलवार, रविवार सोमवार मंगलवार, मंगल हो गया। अब 2 दिन और काम होगा, तो मंगल के बाद 2 दिन और जोड़ लीजिए, तो बुध और बृहस्पतिवार, मतलब बृहस्पतिवार को सच में यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है। क्लियर है ना।
तो सोमवार से अगर स्टार्ट काम होगा ना तो 11वें दिन पे बृहस्पतिवार ही आएगा। आप ऐसे सोच लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ आप कर रहे थे टाइम एंड वर्क और आ गया कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। तो वही चीज है, मैथ्स में रीजनिंग को यूपीएससी मतलब डाल दिया कि आप मैथ्स तो बनाइए ही बनाइए और कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बताइए। तो हम कह सकते हैं कि काम बृहस्पतिवार को तो पक्का हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा केवल एक। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले पढ़िए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। किसी डिब्बे में 14 काली गेंद है, 20 नीली गेंद है, 26 हरी गेंद है, 28 पीली गेंद, 38 लाल गेंद और 54 सफेद गेंद है। बहुत सारा गेंद है। अब आपको कहना है कि कौन सा सही है। तो यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई सी n गेंद इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो तो n की लघुत्तम संख्या 175 होगा। मतलब आप 175 अटेम्प्ट करेंगे। यदि मतलब 175 n मतलब 175 गेंद आपको निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर आप पूरा एक समूह निकाल लें तो यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई भी m गेंदें इस प्रकार निकाली जाएं कि उनमें हर रंग की एक एक गेंद तो जरूर हो, तो कह रहा है कि उसमें आपको कम से कम 167 गेंद निकालना पड़ेगा, लघुत्तम संख्या कम से कम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझिए कि गेंदें टोटल कितनी है। तो देखिए 14 आपके पास है ब्लैक गेंद, 20 आपके पास है ब्लू, पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 से ब्लैक और 20 से ब्लू होता है। 26 आपके पास ग्रीन कलर के बॉल हैं, क्लियर, 3 हो गया ना। उसके बाद 28 आपके येलो है, लिखते जाइए जो है वो लिख दीजिए, और 38 आपके पास रेड है, और उसके बाद आपके पास 54 व्हाइट गेंद है। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 8 18 8 26 4 30 3 8 3 11 2 13 2 15 2 17 1 18, मतलब कुल मिला के 180 गेंद हैं आपके एक बॉक्स में, एक डब्बे में। अब आपको निकालना है गेंद और देखना है कि कम से कम एक समूह पूरा निकल जाए। मतलब या तो 14 काली निकल जाए, या 20 नीली निकल जाए, 26 हरी निकल जाए, 28 पीली निकल जाए, या 38 लाल निकल जाए, या 54 सफेद निकल जाए। आपका काम वही हो जाएगा। लेकिन देखिए इतना अच्छा किस्मत तो किसी का नहीं होगा ना कि 14 गेंद निकाला और 14 को 14 काली निकल जाए, ठीक है। 20 डाले, 20 निकालने की मतलब 20 बॉल निकाले और 20 नीली निकल जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब हो सकता है बट संभावना कम है। तो आपसे वही तो पूछा गया है कि n की लघुत्तम संख्या मतलब कितना गेंद निकाल लें जिससे कि मेरा काम बन जाए। तो आप ऐसे सोचिए कि 14 काली गेंद है ना, 13 ही निकला हो। 14 निकाल रहे हो, 13 काली निकल जाए और एक आपके पास कोई और कलर का निकल जाए, ऐसा संभावना मैक्सिमम तो यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप निकाले तो 20 में से 19 नीली निकल रहा और एक कोई और निकल जाता हो, 26 में 25 हरी निकल जा रहा है, एक और कलर निकल जा रहा हो, 27 आपका येलो निकल जाए, कोई एक कलर का और निकल गया हो, 38 आपके पास लाल निकल जाए, सॉरी 37 लाल निकल जाए और एक कोई और कलर हो, और 53 व्हाइट निकले, एक कलर और कोई निकल जाए। मतलब ये तो संभावना है। अगर आप कोशिश किए मन में ऐसा सोच के हाथ डाले कि हम 54 गेंद निकाल रहे हैं और 54 में से 54 सफेद निकल जाए, लेकिन आपका किस्मत साथ ने दिया, 53 तो सफेद आया लेकिन एक आपका कोई और कलर का गेंद आ गया। मैक्सिमम तो यही संभावना है ना। एक पहले एक सफेद निकलता तो 53 और कलर निकल जाता, 2 सफेद तो 52 कोई और। तो मैक्सिमम आप बहुत अटेम्प्ट किए ना तो लास्ट आपका निकला कि 53 आपने निकाला होगा और आपका एक कोई और कलर निकल गया होगा, ऐसा हो सकता है। और 54 तो 54 होगा ही, तो उसको हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कितना लघुत्तम संख्या हो। अब देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये मेरा होता है 174। जोड़ लीजिए, 7 3 10 7 17 5 22 9 31 3 34 3 8 3 11 2 13 2 15 1 16 और 1 17, मतलब 174 तरीका तो यहां हो गया। मतलब 174 गेंद तो आपने निकाल लिया। अब देखिए अब आपके डब्बे में एक काली, एक नीली, एक हरी, एक पीली और एक लाल और एक सफेद गेंद बचा है। अब आप डालेंगे तो कोई एक कलर का तो निकलेगा ही, और जैसे एक कलर का कोई गेंद निकला आपका एक ग्रुप पूरा हो जाएगा। चाहे वो लाल निकले तो आपके पास लाल आपने 13 कितना है लाल आपके पास 38, तो आपने 37 तो निकाल रखा है। जैसे आपके हाथ में लाल लगा आपका ग्रुप पूरा हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि बस एक गेंद कोई भी निकल जाए और आपका काम बन जाएगा। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा कि लघुत्तम संख्या तो 175 होगा। मतलब ये तो संभव है और ये सही है मेरा उत्तर। अब हम चलते हैं दूसरे पे।
कह रहा है कि यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई भी m गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उसमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो और m की लघुत्तम संख्या 167 हो। अब देखिए यहां पे 167 बोला जा रहा है, तो अब आप कैसे करेंगे इसको? 167 का मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक डिब्बे में यादृच्छिक रूप से आपने m गेंद निकाल रहे हैं। m गेंद निकालना है मतलब m की संख्या आपको यहाँ पे 167 लाना है, प्रूफ करना है। तो कम से कम एक गेंद तो हर रंग का निकले, ऐसा आपको कहा गया है कि आप जब निकाले ना तो हर रंग का एक एक गेंद आपके हाथ में हो, कम से कम, ज्यादा हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो आप अभी सोच लीजिए कि 14 का 14 आप काली ही निकाल लिए। आप ये सोचे कि हम 14 निकालेंगे ना तो उसमें काली, नीली, हरी, पीली, लाल और सफेद सब हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपका किस्मत साथ नहीं दिया, आपने 14 का 14 काली निकाल लिए। फिर आप रख दिए सारे गेंद और फिर सोचे कि चलो इस बार 20 निकाल के देखते, क्या पता सारा एक एक कलर का निकल जाए, नहीं निकला, सब 20 निकल गया नीली, उसी तरह हरी निकल गया सारा, फिर उसी तरह 28 पीली निकल गया, उसी तरह आप 38 लाल निकाल लिए। आप रुक गए, बोले चलो इतना तो अटेम्प्ट आपने किया, तो कितना अटेम्प्ट कर लिया देखिए, 4 6 10 8 18 8 26 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, 4 6 10 8 18 8 26, तो कैरी 2 हमको छोड़ दिया क्या, 14 20 26 28 38, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 166 होना चाहिए, 8 8, क्योंकि 166 और 54 तो मेरा 180 है ना, तो 166 ही होगा ये, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, जोड़ के देखें एक बार। क्लियर क्लियर क्लियर, 14 20 26 28 38, 8 8 16 6 22 4 26 2 5 2 7 2 9 2 11 1 13, 136 गेंद आपके पास आ गया, मान लेते हैं अलग अलग कलर का। अब आपके पास बचा 54 गेंद। तो आप ऐसे नहीं सोचिए, आपके पास लघुत्तम संख्या निकाल लिया ना, नहीं तो आप ऐसे मत सोचिए, आप इसको छोड़ दीजिए, 14 को छोड़िए, आप सोचिए कि हम अभी काली ने हम उधर से करते हैं, हम 54 निकाले, मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है, जो सबसे ज्यादा गेंद है उसको सबसे पहले, तो 54 38 28 26 20, आपने मैक्सिमम ये अटेम्प्ट डाला और 14 को अभी छोड़ दिया, तो आपने यहां से अगर 54 निकाल दिया तो 54 निकल गया आपका, 38 में 38 लाल निकल गया, 28 में 28 आपका पीली निकल गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 14 8 22 4 26, तो कैरी 2 4 2 6 2 8 3 11 5 16। अब आपने 166 तरीके से तो गेंद निकाला, मतलब 166 गेंद तो आपके पास निकल गया, जिसमें आपके पास एक सफेद भी है, लाल भी है, पीली भी है, हरी भी है, नीली भी है। अब आपके बॉक्स में केवल और केवल 14 गेंद काली बची हुई है, तो जाहिर सी बात है एक गेंद आपको निकालना है और आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही गेंद हर कलर का चाहिए। तो हम क्यों 14 निकालें, हम एक ही निकालेंगे और काला निकल जाएगा वो, तो 166 प्लस 1 167, मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए ना, तो जब हम मैक्सिमम भी लेके चले ना, तो आपका जो लघुत्तम मतलब कम से कम जो गेंद निकालने की संभावना है या गेंद निकालने की संख्या है वो 167 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन हमारा सही है। आप कहेंगे कि इधर से क्यों नहीं लिए, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम लेके चले, ज्यादा से ज्यादा गेंद निकाले और यहां रुक गए कम वाले पे आके, तब हम इससे एक गेंद निकाले और 167 पूरा लिए, तो मेरा सही जवाब होगा 167। अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, आप थक गए होंगे कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन किया, तो पूछा कि जो एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया कि जीरो को CHUR के रूप में लिखा जाता है, तो प्लेयर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, Z से C, E से H, R से U और O से R। तो Z से C जाते हैं तो A B C, तीसरे पोजीशन पे C मिल गया, तो क्या E से H तीसरे पोजीशन पे है क्या, तो F G H, मुझे लगता है सारा तीसरे ही पोजीशन पे है, O P P Q R। तो आप यहां पे ढूंढ लीजिए P का Q R S, तो S सब में दिख रहा है, जो मेरा तरीका है वो अपनाइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए SO SO C SO D, तो देखिए यहां पे अब आते हैं इस पे, क्योंकि यहां पे क्या है C को काटना है, तो A B C D होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, तो अब बचा D, तो SOD 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 है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ GT, यहाँ HU, तो यहाँ पे लास्ट में T है, तो हम यहाँ देखते हैं T आएगा क्या, RSTU, तो मेरा R के बाद ना तीसरे पोजीशन पे STU होना चाहिए, ना कि T होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन कट गया और मेरा एक ही सही जवाब है। तो हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं हुई, हर लेटर को 3 3 बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बस हम दो, एक आगे से चेक किया और एक पीछे से चेक किया, मेरा आंसर
आ गया SOD BH TU। अब देखिए फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है, रैंकिंग एंड सीक्वेंस का इसको कह सकते हैं, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि A आयु में B से बड़ा है, C और D समान आयु के हैं, E आयु में सबसे छोटा है, F आयु में D से छोटा है, F आयु में A से बड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति और व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति का पता लगाना है तो आप कितने कथन को यूज करके बता देंगे। अब यहां पे पहले ये देखिए कि कितने लोग हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो हम 6 लाइन बना देते हैं, 2 2, हाँ ठीक है 6 लाइन हो गया। अब कह रहा है पहला कथन है A B से बड़ा है, तो A B से बड़ा हो गया। C D समान उम्र के हैं, तो C बराबर D लिख दीजिए। F आयु में E आयु में सबसे छोटा है, तो लीजिए यहां तो इसको रख दिए। F आयु में D से छोटा है, मतलब F जो है ना D से छोटा है, मतलब D बड़ा है F से, F छोटा हो गया। F A से बड़ा है, F जो है ना A से बड़ा है, तो यहां पे हम F A से बड़ा कर दिए, ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए अब आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। देखिए सबसे छोटा तो बहुत आसानी से बता दिया आपने। किस किस कथन को यूज करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 कथन आपने लिखा है क्या, एक कथन को छूट गया क्या, C बराबर D F आयु में, अच्छा हाँ 5, ठीक है 1 2 3 4 5, 5 कथन आपने लिख लिया। अब हम इसको अगर यूज करें तो सपोज कर लेते कि A B से बड़ा है, और फिर देख रहे थे F यहां पे क्या है, A से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि F A B तो हो गया। अब D यहां पे F से बड़ा है, तो D यहां पे लिख लिए। लेकिन अब आप बता पाएंगे कि D सबसे बड़ा है। अगर यहां पे C के बारे में जानकारी ना होती, अगर हम इसको ना लेते एक सेकेंड के लिए, ये वाला ये स्टेटमेंट अगर हम ना यूज करें, तो अभी आप D को सबसे बड़ा नहीं बता पाते। मान लेते हैं हम ऐसे लिख देते हैं कि D F A और B, तो यहां C कैसे रखेंगे, और मान लेते हैं हम यहां से रख दे D A D F और A और B यहां रखे, तो C यहां लाना पड़ेगा। तो C यहां लाने के लिए हमको इस कथन की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब हमको कहा जाए तो पांचों कथन की आवश्यकता होगी, तब हम बता पाएंगे कि C D F A B और E होगा मेरा सही। ये तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब मेरा सही जवाब हो जाएगा C D F A B E, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो है C। हालांकि मुझे बताना नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है, बस मुझे ये बताना था कि आप किन किन कथनों को यूज करके सबसे बड़े व्यक्ति का पता लगा पाएंगे। तो हम कहेंगे कि सभी कथनों का यूज करके हम बता पाएंगे। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जिसमें कि प्रश्न और कथन शामिल है। आपसे पूछा बोला गया है कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, A B C और D और E, 5 लोग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि E का B से क्या संबंध है, मतलब E और B के बीच आपस में क्या रिलेशन है। 4 कथन है आपके पास, आपसे वही कहा गया कि किस किस कथन का यूज करके आप उत्तर दे पाएंगे। A और B विवाहित दंपत्ति हैं, यहाँ फुल स्टॉप है। D पिता है C का, E पुत्र है D का, A और C बहनें हैं। तो E और B का देखिए रिलेशन बताने के लिए A और B से तो कभी नहीं बता पाएंगे। देखिए E और B आने के लिए मतलब मेरे पास E और B दिखना चाहिए। तो देखिए अभी हम ऑप्शन को काटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1 2 और 3 को लेके चले। देखिए 1 2 3 E B है, दोनों में काम बन सकता है। 1 3 4, 1 3 4 हो जाएगा यहाँ भी, और फिर ठीक है। तो हमको अब कथन यहाँ पे इलिमिनेट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन इलिमिनेट नहीं होगा, बनाते हैं। A और B विवाहित है, तो चलिए A और B विवाहित है लिख दिए पहला स्टेटमेंट। D पिता है C का, तो चलिए D पिता है C का, ये विवाहित है, मुझे पता नहीं इसमें मेल फीमेल कौन है। E पुत्र है D का, E पुत्र है D का, ठीक है। यहाँ पे D के बारे में अभी यहाँ पे जानकारी नहीं है, इसको मिलाइए नहीं अभी। E पुत्र है D का, अलग अलग है दोनों। A और C बहनें हैं, मतलब A और C दोनों बहन है। अब पूछा जा रहा है कि E का B से क्या संबंध है। अब देखिए कैसे रखेंगे आप, तो देखिए इस दोनों को हम रख पाएंगे। मान लेते हैं ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब आप रखने की कोशिश कीजिए, पहले और दूसरे और तीसरे को रखिएगा तो आप कैसे रख पाएंगे। देखिए यहाँ B कॉमन किसी में है ही नहीं और A भी नहीं मिल पा रहा है। मान लेते E दोनों तो कॉमन हो जाएगा, चलिए अगर इसको रख लेंगे तो ठीक है, ऐसे रख लिए, ठीक है, ये दोनों तो मिल गया।
लेकिन अब इसको कैसे मिलाएंगे, तो ये तो मेरा नहीं हो पाएगा, 1 2 3 से तो नहीं बन पाया है ना। यहाँ पे अब कॉमन नहीं है ना, बी और ए कोई है ही नहीं, दिख नहीं रहा, कॉमन नहीं हुआ तो कैसे रख पाएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब चलते हैं 1 3 और 4 को मिलाते हैं। ठीक है, 1 3 और 4 को मिलाते हैं, तो 1 3 4 कौन है, तो इसको तो देखिए ए सी, तो ए और सी बहने हैं, तो मान लीजिए ए सी बहने हो गई और यहाँ पे ये बी मेल हो जाएंगे, तो 1 और 4 तो मिल गया। अब 3 को कैसे रख पाएंगे, डी ई, मतलब मुश्किल है ना, डी ई को कैसे रख पाएंगे, यहाँ पे कॉमन डी ई में कुछ है ही नहीं, तो 1 3 4 भी मेरा काम नहीं बना, इसको भी हटाइए, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो पर्याप्त होगा या पर्याप्त नहीं होगा, चारों को मिलाए क्या, तो देखिए ये दोनों तो मिला दिए थे आप, तो यहाँ पे ए और सी बहने हो गई। ठीक है, उसके बाद डी और ई, यहाँ पे डी का पुत्र ई है, तो यहाँ पे ई इधर नीचे आ गया, तो बहुत अब आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ आपने सी रख दिया, ये फीमेल है, ये मेल हो जाएंगे, फिर उसके बाद सी, अब डी क्या हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद डी हो गया एक जनरेशन ऊपर, और डी का पुत्र ई भी है, तो आप आराम से बता देंगे ई का बी से क्या संबंध है, हो जाएगा ना, बस यही तो खेल था। ए और सी एक जनरेशन में है, डी जो है ना वो 3 लोगों का पिता है, किसका किसका, ए सी और ई का, ए सी और ई का पिता है, और ए और बी आपस में वाइफ हस्बैंड है, तो ई का बी से रिलेशन बताना बहुत आसान हो गया। तो हम कह सकते हैं ई का बी से संबंध बताने के लिए हमें चारों कथनों की आवश्यकता होगी। आपको एकदम आसान आसान मतलब आसानी से करके बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस बोल देंगे कि ऐसा हो जाएगा आप देख लेना, नहीं, करके दिखा दिया ना आपको कि हो जाएगा ऐसा। देखिए ये भी बहुत साधारण सा क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया कि चलो ठीक है, बहुत डिफिकल्ट बना लिया, चलो एक आसान क्वेश्चन कर लो। एक उस समूह को चुने जो दूसरे से भिन्न है, मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बहुत किया आप लोगों ने। जब क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे ना, या आप उसके नंबर को गौर से देखेंगे, तो इसमें सारा नंबर आपको ना एक अभाज्य संख्या दिख रहा होगा। 17 37 47 97 अभाज्य, 31 41 53 67 अभाज्य, 71 73 79 83 अभाज्य। लेकिन वही होता है, छोटी सी गलती लोग कर जाते हैं, 91 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 13 गुना 7 91, ये 13 से विभाग है, ये 7वें से विभाग है, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें एक नंबर जो है ना वो भाज्य आ गया, बाकी सब में अभाज्य था, तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसका यूट्यूब पे आंसर गलत बता के चले गए हैं, बच्चे को भ्रमित किए हैं, हालांकि आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा, और एग्जैक्ट जो आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा वो बताएंगे आपको, और आप बहुत आश्चर्य होगा कि सच में इसका उत्तर मतलब जो बताया गया वो ना हो के दूसरा होगा। तो चलिए बताते हैं। राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े सफेद जूते हैं, 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एक एक कर बिना उसे वापस रखे, मतलब आपको निकालना है और फिर रखना नहीं है, तो उसके अधिकतम कितने प्रयास होंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना मानना होता है, अगर गलत भी है तो क्यों गलत है उसको भी हम समझ लेते हैं, और हम जो बता रहे हैं वो क्यों सही है उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए 10 आपके पास लाल जोड़े हैं, जोड़े का मतलब 2 जूता होता है, तो मेरे पास रेड जो है वो 20 है शूज। उसके बाद आपके पास 9 सफेद है, मतलब व्हाइट हो गए 18, और 8 काले हैं, मतलब ब्लैक आपके पास हो जाएंगे 16, 8 है ना 16। अब आपके पास देखिए क्या हो सकता है ऐसी संभावना कि आपको एक जोड़ा निकालना है पहनने के लिए। अब देखिए आपको पहनना है तो आप दोनों पैर का अलग अलग जूता निकलेगा ना। देखिए जो जूता होता है ना वो लेफ्ट का अलग होता है और राइट का अलग होता है, एक जैसा तो नहीं होता। आपको इतना तो पता होगा ना कि एक जैसा तो नहीं होता ना कि लेफ्ट का जूता राइट में पहन लेंगे, राइट का लेफ्ट में, दोनों के लिए अलग अलग शूज होता है, ये तय बात है। अगर मान लेते अधिकतम प्रयास करना है तो आपका बहुत ही किस्मत खराब था, आपने जब निकालने की कोशिश की ना तो आपने 16 का 16 जूता ब्लैक ही निकाल लिया, आपको रेड पहनना था, मतलब आपने शूज जो निकाला ना वो 16 का 16 आपने क्या निकाल लिया, एक एक करके निकाल रहे हैं, तो निकाले तो आपका ब्लैक निकला, फिर निकाले फिर ब्लैक निकला, ऐसे ऐसे करके आपने 16 बार तो ब्लैक ही निकाल लिया, फिर आप 18 बार व्हाइट ही निकाल लिया, फिर से आपका किस्मत साथ नहीं दिया और 18 का 18 आपने जूता व्हाइट ही निकाल लिया, तो 34 तो आपने यहां से निकाला, जो आपका अटेम्प्ट गलत चला गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपके पास बस और बस 10 लाल जूते बचे हैं और आपके लिए बहुत काम अब आसान हो गया।
तो देखिए 10 लाल जोड़े जूते बचे हैं, तो अब उसमें आप क्या करेंगे, 10 नहीं 20 है ना, 10 लाल जोड़ा है ना, तो 20 लाल आपके पास जूते हैं अभी बॉक्स में। अब आपने निकाला सपोज, तो फिर आपका जो किस्मत साथ नहीं दिया, आपने क्या किया, एक ही पौके आपने कितने जूते निकाल लिए। सपोज कर लेते हैं कि 10 यहां पे लेफ्ट का है और 10 आपके पास राइट का शूज है। जब आपने हाथ डाला तो निकाला, तो आपने पहला निकाला तो लेफ्ट निकला, फिर निकाला लेफ्ट निकला, फिर निकाला लेफ्ट निकला, फिर निकाला लेफ्ट निकला, ऐसे निकालते चले गए और 10 आपने लेफ्ट ही निकाल लिया। अभी भी आप नहीं पहन पा रहे, क्यों, क्योंकि आपके पास राइट शूज नहीं आया है। तो देखिए अब जो आपके पास यहां तक निकल गया ना, तो अब आपके पास बॉक्स में केवल और केवल राइट, मतलब राइट लेग का आपके पास शूज है। तो अब आपको क्यों निकालना 10, अब आप एक शूज निकालेंगे और वो राइट पैर का ही निकलेगा, राइट लेग का ही निकलेगा। अब आप जूता पहन लेंगे, मतलब एक और निकाल लीजिए, तो कितना अधिकतम प्रयास हो जाएगा, 45। तो 45 बार आप जब प्रयास करेंगे ना, अधिकतम बार, मिनिमम हो सकता है कि 2 ही बार में निकल जाए, अगर मिनिमम कहें तो 2 होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम प्रयास की बात करें तो आपका आंसर होगा 45। बहुत लोग 36 क्यों बताएं, मैं बता देता हूं। 34 तो सब लोगों ने सही लाया और कहा कि 2 बार आपने रेड निकाला। भाई कैसे आप मान लेंगे कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट निकलेगा, कैसे मान लिए, हो सकता है कि 10 लेफ्ट निकल गया हो, यही तो मैं बता रहा हूं, अधिकतम बताना न्यूनतम नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया, 34 में 2 जोड़ के 36 आंसर बता दिया, जो कि गलत है। 36 नहीं होगा, आंसर आपका 45 होगा। क्या पता आप लेफ्ट ही लेफ्ट निकाल ली हो 10 बार और फिर आपके पास एक सूज राइट निकालने का मौका मिल गया। तो सही उत्तर है 45, ध्यान रखिएगा, आंसर है 45। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, मतलब 4 लेटर है और 4 लिफाफा है, और ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। मतलब जो लिफाफा है जिसके लिए बना है वो पत्र उसमें डालना है, मतलब एड्रेस लिखा होगा, अब जिसके लिए आप लिख रहे होंगे तो उसके लिए आपको उसी लिफाफे में डालना है, क्योंकि उसका नाम पहले से मेंशन है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है, अब क्या है कि आपको अचानक डालना है, देख के नहीं डालना, ऐसे सोच लीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, और क्या ऐसा संभव है कि ऐसे केवल 6 ही तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफों में जाएं। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। आप ऐसे सोचिए, ये रहा 4 लिफाफा और मान लेते हैं 4 पत्र है, 1 2 3 और 4। पहला बोल रहा है कि संभव है कि एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, मान लेते हैं यहां ये गलत चला जाए, सपोज कर लेते हैं कि यहां पे ये गलत हो जाए, तो एक गलत होने से दूसरा भी कहीं ना कहीं एक गलत होगा और एक गलत होगा, और मान लेते हैं ये सही है, तीनों संभव हो पाएगा। ये गलत होगा तो कहीं ना कहीं एक और कोई गलत हो जाएगा, ये इसके साथ गलत हो या इसके साथ गलत हो या इसके साथ गलत हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट को तो आप हटा ही दीजिए, बच्चा भी अगर इसको देखे तो वो भी बता दे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है कि ऐसे 6 तरीके हैं जिसमें 2 पत्र सही लिफाफे में जाए। 2 सही लिफाफे में जाने का मतलब 2 गलत में जाए। 2 गलत में जाने का मतलब मान लीजिए ABCD हो, तो देखिए हो सकता है कि A B के साथ सही हो, A C के साथ सही हो, A D के साथ सही हो, फिर मान लेते हैं B C के साथ सही हो, B D के साथ सही हो। क्लियर? उसके बाद C D के साथ सही हो, ऐसा भी हो सकता है। सब अलग अलग दिख रहा है ना, AB AC AD BC BD और CD, कहीं कुछ दिख रहा है एक जैसा, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा ना, AB AC AD, हाँ रिपीट नहीं हो रहा। तो यही 6 तरीका है जिसमें 2 पत्र सही लिफाफे में जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये तरीका था, अगर आप इससे ना करें तो मान लेते हैं 4 लिफाफा है, 2 सही तरीके से जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4C2। जब आप 4C2 को सॉल्व करेंगे, अभी किया था ना मैंने 4C2, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 4 4 कट गया, तो 3 गुना 2 6, तो 6 तरीका बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि केवल मेरा 2 स्टेटमेंट जो है ना, दूसरा स्टेटमेंट मेरा सही है। आप या तो 4C2 कर लें, या बेसिक है आपका AB AC AD BC BD और CD, बाकी आपका गलत हो जाएगा 2 तरीका। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, रिमाइंडर थ्योरम का है, डिवाइड करना है आपको। 85 87 89 91 95 96 को
मतलब ये सारे मल्टीप्लीकेशन में 100 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए हम इसको इतना लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 100 से भाग करना है तो इसमें 100 को कम 100 कर दीजिए गुना में। कैसे करेंगे तो देखिए इससे 5 निकाल लें, 17 गुना 5। इसके बाद इससे 4 निकाल लीजिए, 24 गुना 4, तो 5 चौके 20 और 5 और ले आइए, 5 इससे निकाल लीजिए, 19 गुना 5, तो 5 चौके 20 पंचे 100। जब यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 100 छुपा हुआ और नीचे 100 से ही भाग देना है तो ये कट गया, मतलब रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, जी। मतलब 85, 87, 89, 91, 95, 96 के गुना में कहीं ना कहीं 100 छुपा हुआ है। 5 इससे निकाल लिया, 5 गुना 17 होता है, ये 5 गुना 19 होता है और ये 24 गुना 4 होता है, तो 5 गुना 4 गुना 5, 25 गुना 4 100, 100 से 100 भाग लग गया। बाकी कुछ भी हो उससे क्या लेना देना, नीचे तो जीरो हो गया ना, तो मेरा सही जवाब है जीरो रिमाइंडर। कितना लगा, 10 सेकेंड। अब देखिए बहुत शानदार है ये भी कि 57,242 को आपको गुना करना है, सॉरी पावर में है 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। अब इसका प्रसार करना है तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना कभी भी इतना हेडेक नहीं लेना है। 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1, तो आप जब भी इतना लंबा चौड़ा संख्या दिया हो ना तो आप चुपचाप इसको भूल जाइए। यूनिट डिजिट देखिए, क्योंकि खेल तो हमारा यूनिट डिजिट से ही होता है सारा, तो यूनिट डिजिट पे पावर क्या है, ये 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। अब देखिए 2 के साथ एक अच्छी बात क्या है, इसका साइकिल होता है। 2 पे पावर 1 2 ही होता है, 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3 आपका 8 होता है, 2 पे पावर आपका 4 16 होता है, 2 पे पावर 5 आपका 32 होता है, 2 पे पावर 6 आपका 64 होता है। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट, आप देखिए बस यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट होता है, मतलब ये 4 के साइकिल पे रिपीट होता है। इसका मतलब पावर पे मल्टी, जब हम पावर कर लेते हैं तो 4 के साइकिल में रिपीट होता है। तो इसको हम सीधा सीधी 4 से भाग कर देंगे और उसके बाद जो 2 पे पावर होगा ना, हम इसको आसानी से बता देंगे कि आंसर क्या होगा, इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक ही निकाल रहे इसलिए हम इकाई उठा लिए थे यहां से। अब इसको 4 से भाग करने के लिए इतना दिमाग मत लगाइए, आप इंडिविजुअल भाग कीजिए। 4 को अगर 9 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 1 आएगा रिमाइंडर। अगर 7 को 4 से भाग करेंगे तो मेरा क्या आएगा रिमाइंडर, 3। इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 3 ही आएगा क्योंकि भाग ही नहीं लगेगा। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब फिर 9 हो गया ना, फिर इसको 4 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूना तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, और 2 पे पावर जब 1 होगा तो मेरा उत्तर हो जाएगा 2। 2 पे पावर 1 का मतलब इसका जब पूरा इसको भाग कर दिए ना तो लास्ट में बस ये कुछ नहीं बचा, ये 2 यहां से उठ गया और इसका मान 1 हो गया, तो 2 पे पावर 1 2। कितना आसान था, ये कुछ था इसमें। बस आपको ये चीज याद रखना है कि 2 का जो क्या बोलते हैं स्क्वायर जो है ना वो कहीं ना कहीं 4 साइकिल में रिपीट। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, बहुत मजेदार तरीके से। यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्येतर अंक है, मतलब यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट है, वहां पे अभी किए थे ना आप ए बी सी को डी से गुना, यहाँ पे जोड़ है। इस प्रकार आपको ए बी सी और डी ई एफ का सम दिया हुआ है 1111, तो आपको ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करना है जोड़ में, मतलब सम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग हीट एंड ट्रायल भी करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम कह रहे हैं हीट एंड ट्रायल करना ही क्यों है, अगर मेरे पास कुछ और तरीका हो जाए। बस थोड़ी सी जो हम बात बताएंगे उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर खत्म है क्वेश्चन, फिर अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ पे सी और एफ को जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। देखिए 1 आपका आने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। 0 लेना नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लेना है, फिर कैरी होगा वो। 1 लेने के लिए एक ही संभावना था कि 1 प्लस 0, साफ साफ मना किया है कि शून्येतर अंक नहीं लेना, नॉन जीरो डिजिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी और एफ का मान मतलब ऐसा कुछ होगा ना कि 7 और 4 के रूप में होगा, ऐसा सोच लेना है आपको कि सी और एफ जो है ना वो कहीं ना कहीं 11 होगा। क्लियर, सी और एफ का मान क्या होगा, 11 होना चाहिए, ऐसा है। अब देखिए यहां जो जोड़े आप 11 है तो 11 का तो आप एक ही लिख पाए ना, 11 तो पूरा नहीं लिखे हैं, तो इसका कैरी चला गया 1। क्लियर, अब यहां पे भी देख रहे हैं कि जोड़ के 11 ही आना चाहिए। क्लियर,
11 आना चाहिए, मतलब एक तो ऑलरेडी जुड़ ही गया है, तो मतलब यहाँ पे 10 आना चाहिए, मतलब इस दोनों का सम 10 हो और फिर 11। तो हम कह सकते हैं बी और ई का जो सम है ना वो कहीं ना कहीं 10 होगा। 10 प्लस 1 11। फिर से वही बात है, यहाँ कैरी 1 हो गया, मतलब ए प्लस डी का सम 10 होगा तभी तो एक जोड़ के 11 होगा, मतलब ए प्लस डी का जो सम है ना वो कहीं ना कहीं 10 होगा। तो देखिए यहाँ पे सारा आ गया ए बी सी डी ई एफ, सी प्लस एफ 11। ठीक है, हम इसको दूसरे कलर से बता रहे हैं आपको। आप बोलेंगे बहुत आसान था ये। सी प्लस एफ 11, बी प्लस ई 10 और ए प्लस डी 10, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 11 10 21 10 31। मतलब मेरा सही जवाब है 31। क्यों करना हिट एंड ट्रायल, परेशान हो जाएंगे सी, और फिर यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, देखिए 7 4 2 9 6 5 8 3, उसके बाद यहाँ भी बचा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है 15-20 मिनट खराब हो जाएगा। हुआ आपका 10 सेकंड में बना, तो ये है मेरा शॉर्ट ट्रिक। कितना अच्छा था। तो चलिए इस तरह आज हम लोग लगभग 18 से 19 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बेहतरीन सीरीज लगा होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे आपको हल मिला होगा तो आपको बहुत मजा आया होगा देख के, और आपको लगा होगा कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ही घुमा फिरा के या अलग तरीके से पूछ लेता है, लेकिन बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। तो आप ये ना समझे कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। मैं मानता हूँ क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट था, लेकिन उनके लिए था जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो। तो आप कम से कम तैयारी को और बेहतरीन करें, हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने 2 एपिसोड कर लिया उस पे बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस को हम लोग को लेके जाना है, क्योंकि 2024 तक उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हर दिन कुछ मतलब हर दिन तो नहीं, सप्ताह में 2-3 दिन हम उसको लेकर आते हैं। 4-5-6 क्वेश्चन लाते हैं, ज्यादा नहीं लाते कि बहुत डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। 5-6 क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिए, और हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं उसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। याद तो मैथ नहीं रखा जाता, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। इसके एपिसोड को हम दोबारा लेकर आएंगे, क्योंकि अभी 2 पार्ट में और इसको लाना है, तब आपका पूरा 54 से 55 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जरूर प्रैक्टिस सीरीज को देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि वो क्वेश्चंस खुद बनाया गया होता है आपके लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए डिजाइन किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आप उसको जरूर देखें और उससे समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को सीखें, और उसके बाद कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, या फिर हम उसको अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।